Hello everyone, this is Dr. Pooja Gulati, Assistant Professor, Geeta Vidya Mandir Girls College, Sonipat. I welcome once again my super talented students. Dear students, today we will learn about forfeiture of shares and various journal entries on forfeiture of shares. So, you all are ready? Let's begin. Firstly, I will explain you the meaning of forfeiture of shares. Forfeiture, जब हम forfeiture की बात करते हैं, it means cancellation of shares. It means cancellation of shares or forfeiting the amount received against these shares. बच्चों, forfeiture का मतलब होता है शेयर्स को कैंसिल करना. ठीक है, अब हम जानेंगे कि शेयर्स को कैंसिल करना क्या होता है. इससे पहले मैं आपको ये बताना चाहती हूं, इन हिंदी फॉरफीचर ऑफ शेयर्स को कहा जाता है शेयरों की अधिप्राप्ति. शेयरों का अधिप्राप्ति, शेयरों को फिर से प्राप्त कर लेने को फॉरफीचर ऑफ शेयर्स कहते हैं. आप सभी जानते हैं कि जब हम शेयर्स को इशू करते हैं तो जो हमारी एंट्रीज पास होती हैं उसमें शेयर्स को, शेयर कैपिटल को क्रेडिट किया जाता है टू शेयर कैपिटल. जब हम अपने शेयर्स को कैंसिल करते हैं और वापस ले लेते हैं तो हमारी जो हम क्रेडिट में टू शेयर कैपिटल करते हैं उसे हम डेबिट करना शुरू कर देते हैं. मैं ये आपको जनरल एंट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से समझा रही हूं. तो चलिए आगे बढ़ते हैं. When the question of forfeiture arise, अब forfeiture को करना क्यों पड़ता है, ये क्वेश्चन arise ही क्यों होता है, तो बहुत ही इंटरेस्टिंग तरीके से मैं आपको बताने वाली हूं कि forfeiture का क्वेश्चन क्यों arise होता है. देखिए बच्चे, अगर शेयर होल्डर्स, अब आप सभी जानते हैं शेयर होल्डर्स कौन होते हैं, जो शेयर्स खरीदते हैं, है ना. कंपनी जिनको शेयर्स इशू करती है, जो शेयर्स को परचेज करते हैं, शेयर्स खरीदते हैं, उन्हें शेयर होल्डर कहा जाता है. अब बेटा जी, आपने शेयर्स लिए हैं कंपनी के, तो आप सभी जानते हैं कि अगर कोई शेयर्स लेता है तो उसे अलॉटमेंट मनी, एप्लीकेशन मनी और कॉल्स पे करनी होती है. और अगर कोई शेयर होल्डर अपना सारा पैसा टाइम पे कर देता है तो क्वेश्चन ऑफ फॉरफीचर अराइज नहीं होता. हम क्यों उसके शेयर्स कैंसिल करेंगे जिसने हमें टाइमली पेमेंट कर दी है. एम आई राइट बच्चा. नेक्स्ट पॉइंट, अगर कोई शेयर होल्डर डज नॉट पे द कॉल्स मेड इन टाइम, मतलब जो भी कंपनी कॉल कर रही है, चाहे एप्लीकेशन मनी कॉल कर रही है, चाहे अलॉटमेंट मनी कॉल कर रही है, चाहे फर्स्ट कॉल, सेकंड कॉल, फाइनल कॉल, अगर किसी भी पॉइंट पे शेयर होल्डर असमर्थ रहता है पे करने के तो क्वेश्चन फॉरफीचर का अराइज हो जाता है. तो मुझे लगता है आपको ये बात समझ आ गई होगी कि अगर तो शेयर होल्डर टाइमली पैसा पे कर देता है तो फॉरफीचर का क्वेश्चन अराइज नहीं होता, लेकिन अगर शेयर होल्डर टाइमली पे नहीं करता तो फॉरफीचर का क्वेश्चन अराइज होता है. ये जो मैं टाइमली वर्ड यूज कर रही हूँ ये भी मैं आपको बताऊंगी कि टाइम कितना होता है. इट मीन्स, इसका अर्थ क्या है, फॉरफीचर क्या होता है, एक्सटेंशन ऑफ कॉल इन एरियर्स. अब बच्चा, मैंने आपको पहले भी समझाया है कि कॉल इन एरियर्स क्या होता है, अनपेड अमाउंट. ऐसा पैसा जो शेयर होल्डर पे करने में असमर्थ रहता है उसे, मतलब कंपनी ने तो कॉल कर लिया कि मुझे अलॉटमेंट मनी पे कीजिए, मान लो 5 रुपीज के हिसाब से शेयर होल्डर ने लेट अस टेक 100 शेयर्स लिए हुए हैं, तो कंपनी ने कहा कि 500 रुपीज मुझे पे कीजिए. पर अगर शेयर होल्डर पे नहीं कर पाता तो उसे क्या कहते हैं, कॉल इन एरियर्स. और इन कॉल इन एरियर्स का एक्सटेंशन ही लंबे समय तक, व्हेन यू आर unable to pay that amount, it is known as forfeiture of shares. अब मैंने कॉल इन एरियर्स को आपकी अच्छे से समझने के लिए डेफिनेशन भी दिया है. कॉल इन एरियर इज द अमाउंट नॉट येट रिसीव्ड, जो अभी तक रिसीव नहीं किया कंपनी ने अगेंस्ट द कॉल्स और कॉल्स डिमांडेड. कॉल के अगेंस्ट में या कॉल जो उसने डिमांड करी है उसके कॉन्ट्रास्ट में अभी तक अगर जो पैसे रिसीव नहीं हुए हैं उन्हें कॉल इन एरियर कहते हैं. क्लियर बच्चा.
चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो यहां तक आपको दो बातें क्लियर हो गई। पहली बात तो आपको ये समझ आ गई कि फॉरफीचर का मतलब होता है कैंसिलेशन ऑफ शेयर्स। मैंने जो शेयर्स शेयर होल्डर को इशू किए थे, अब मैं उन शेयर्स को जब्त कर रही हूँ, फॉरफिट कर रही हूँ, कैंसिल कर रही हूँ। ठीक है। और उसके बाद फॉरफीचर का क्वेश्चन कब अराइज होता है? जब कॉल इन एरियर्स होने लग जाते हैं, मतलब व्हेन शेयर होल्डर डज नॉट पे द कॉल्स मेड इन टाइम, देन द क्वेश्चन ऑफ फॉरफीचर अराइज। चलें बच्चों आगे, चलो आगे बढ़ते हैं। Now the second question is why the share need to be cancelled? क्यों जरूरत पड़ती है शेयर को कैंसिल करने की? अब मैंने ये पॉइंट दोबारा से इसलिए लिखा क्योंकि मैं आपको ना स्टेप वाइज बताऊंगी कि होता क्या है। पहला स्टेप देखिए, जिस दिन शेयर एप्लीकेंट को अलॉट किए जाते हैं, कोई भी एप्लीकेंट, कोई भी शेयर होल्डर है, एप्लीकेंट मतलब जिसने शेयर्स के लिए अप्लाई किया था उसे एप्लीकेंट कहते हैं। कंपनी ने उसको शेयर्स दे दिए, तो अगर शेयर्स अलॉट किए जा रहे हैं एप्लीकेंट को, ही एंड द कंपनी एंटर्स इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट ऑटोमेटिकली कंपनी के बीच में और उस व्यक्ति के बीच में, व्यक्ति कौन है? एप्लीकेंट। एप्लीकेंट कौन है? शेयर होल्डर, है ना। उसके बीच में कॉन्ट्रैक्ट स्टार्ट हो जाता है। कॉन्ट्रैक्ट बेटा क्या होता है? वही, आपने शेयर्स दिखाने, खरीदने में इंटरेस्ट दिखाया है, तो आप सभी पेमेंट्स टाइमली करेंगे। देन सच एन एप्लीकेंट इज बाउंड टू पे the allotment money and all the various calls till the shares are fully paid up। तो ये एप्लीकेंट का हो जाता है कि एप्लीकेंट को अलॉटमेंट मनी और सभी कॉल्स देनी है जब तक कि पूरा का पूरा शेयर फुली पेड अप ना हो जाए। अगर शेयर होल्डर इस दौरान पेमेंट करने में असमर्थ रहता है, किसी पे पॉइंट पे भी, चाहे मतलब मान लो उसने अलॉटमेंट दे दी, फर्स्ट कॉल दे दी, फाइनल कॉल नहीं दे पा रहा, तो भी शेयर फॉरफिट होंगे। मान लो उसने अलॉटमेंट से ही नहीं दिया तो भी, मतलब किसी भी पॉइंट पे अगर वो असमर्थ रहता है तो कॉल इन एरियर्स होते हैं। और मैंने अभी बच्चों आपको बताया कि कॉल इन एरियर्स, अगर एक्सटेंशन ऑफ कॉल इन एरियर्स क्या कहलाता है? क्या कहलाता है? शेयर फॉरफीचर। शाबाश। तो कंपनी क्या करती है अगर कॉल इन एरियर होता है? ड्यू नोटिस देती है शेयर होल्डर को। क्या देती है? ड्यू नोटिस। और बच्चों आपको पता है ये नोटिस कितने दिनों का होता है? 14 डेज। तो आप याद रखना ये नोटिस कितने दिनों का होता है? 14 दिनों का होता है। नोटिस देने के बाद अथॉरिटी होती है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के हाथ में कि वो शेयर्स को कैंसिल कर सकते हैं यानी फॉरफिट कर सकते हैं। मींस अगर इंटरवल ऑफ 14 डेज में शेयर होल्डर ने पे नहीं किया तो हम उसके शेयर्स को कैंसिल और फॉरफिट कर सकते हैं, जब्त कर सकते हैं। बेटा बिफोर कैंसिलेशन कंपनी नीड्स टू डू द बिलो गिवन important things. You know, one company has to do some important things before cancellation. And what are those important things? Come on, let us discuss. First point, I have already told you that the minimum of 14 days, the minimum of 14 days notice must be provided to the shareholder by the company. If the shareholder is unable to pay the amount within those 14 days, then the shares will be cancelled. So please do remember, there is need to give 14 days notice to the shareholder before cancelling the shares. The next point, you can do cancellation only if the company must be authorized by the articles of association. Okay, you know, it is essential to follow the rules laid down in the articles. So if it is given in the articles, if your company is authorized by the article of association, then only you can do cancellation, otherwise not. But bacha, here I want to tell you one more thing. If no rules are given in the articles, if no rules are given in the articles, then the provisions of table F of schedule 1 of the Companies Act 2013, I'm repeating, the provisions of the table F of schedule 1 of the Companies Act 2013 फॉलो होते हैं और फॉरफीचर किया जाता है। तो बिफोर फॉरफीचर ऑफ शेयर कंपनी को बेटा एक रेजोल्यूशन भी पास करना पड़ता है अपनी मीटिंग्स के अंदर। अब हम डिस्कस करते हैं आफ्टर कैंसिलेशन कंपनी को किन बातों का ध्यान रखना है।
अर्लियर वी हैव डिस्कस्ड बिफोर कैंसिलेशन हमने किन बातों का ध्यान रखा, अब हम डिस्कस करेंगे आफ्टर कैंसिलेशन कंपनी किन बातों का ध्यान रखेगी। तो बच्चा आफ्टर कैंसिलेशन हमने ध्यान रखना है कि जिस शेयर होल्डर के शेयर्स को फॉरफिट किया गया है अब वो कंपनी का मेंबर नहीं रहेगा। नहीं रहेगा का मतलब क्या होता है, सीजेस मतलब स्टॉप टू, है ना, नहीं रहेगा, सीजेस मतलब स्टॉप। अब नहीं रहेगा तो उसका नाम कंपनी के रजिस्टर में से हटा दिया जाना चाहिए, ठीक है। और बच्चे अगर वो कंपनी का मेंबर नहीं है तो उससे आपने शेयर्स फॉरफिट कर लिए, वापस ले लिए, तो आपको अपनी शेयर कैपिटल को भी रिड्यूस्ड करना चाहिए। आप अपनी शेयर कैपिटल को क्या लिखते हैं, कौन सा बैलेंस अकाउंट होता है आपका, क्रेडिट, है ना, टू शेयर कैपिटल, यही होता है ना आपका। अगर आपने इसको रिड्यूस करना है तो आप क्या एंट्री पास करेंगे, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, इसको आप नहीं भूलिएगा, ध्यान रखिएगा। ऐसा शेयर होल्डर क्या कहलाता है, डिफॉल्टिंग शेयर होल्डर, उसको एक एडजेक्टिव दे दिया जाता है डिफॉल्टर का, ठीक है बच्चे। नेक्स्ट पॉइंट, ही लूजेस हिज राइट्स एंड इंटरेस्ट, उसके सभी अधिकार, उसके सभी इंटरेस्ट जो वो शेयर होल्डर के रूप में इंजॉय करता है वो सभी खत्म कर दिए जाते हैं, उसका नाम रजिस्टर में से हटा दिया जाता है और उसको वो सभी मनी अगर वो ऑलरेडी कुछ भी पे कर चुका है वो भी जब्त कर ली जाती है। मैं ये पॉइंट आपको फिर से समझाती हूँ। लेट अस टेक बच्चा, एक शेयर होल्डर है, उसने अलॉटमेंट एप्लीकेशन मनी दे दिया, अलॉटमेंट मनी भी दे दिया। अब वो फर्स्ट कॉल पे पहुंचा, वो फर्स्ट कॉल नहीं दे पाया, कंपनी ने उसको नोटिस भेजा 14 डेज का, कॉल इन एरियर्स हो गए, 14 डेज के बाद भी वो पे नहीं कर पाया तो कंपनी ने उससे शेयर्स को कैंसिल करके फॉरफिट कर लिया, ठीक है। लेकिन वो एप्लीकेशन और अलॉटमेंट मनी दे चुका है, कोई फर्क नहीं पड़ता, कंपनी उसका वो सारा पैसा जो उसने पे किया है अपने पास रख लेगी। तो वो जो शेयर होल्डर है ही हैज लॉसेस ऑल द मनी, वो अपना सारा पैसा लूज कर देगा। सच ऑलरेडी पेड मनी विल नॉट बी रिफंडेड, ये पैसा वापस नहीं होगा। अब हम बात करते हैं अकाउंटिंग ट्रीटमेंट फॉर फॉरफीचर। एक अकाउंटिंग की बात तो मैं अभी ऑलरेडी आपसे डिस्कस कर चुकी थी, लेकिन अब मैं शुरू से आपको बहुत अच्छे तरीके से समझाती हूँ। तो प्यारे प्यारे बच्चों अपना ध्यान मेरी स्लाइड पे ले आओ बहुत ध्यान से। फॉरफीचर का अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या है, देखिए बेटा, जब शेयर्स इशू करते हैं पहली बार तो जो एंट्रीज पास होती है, अब मैंने क्या करना है, शेयर्स को फॉरफिट करना है, जब्त करना है, कैंसिल करना है, वापस लेना है, तो बेटा सारी एंट्रीज क्या हो जाएंगी आपकी, रिवर्स हो जाएंगी। क्या हो जाएंगी, रिवर्स हो जाएंगी, है ना। शेयर कैपिटल पहले आप क्रेडिट करते हो, अब क्या करोगे बच्चे, आप डेबिट करोगे। क्या करोगे, डेबिट करोगे। अनपेड कॉल अकाउंट, देखिए अब ये बड़े ध्यान से सुनना, ये बात आपके लिए पहली बार आ रही है। देखिए शेयर होल्डर ने मान लीजिए फर्स्ट कॉल और फाइनल कॉल नहीं दी, ठीक है, तो एक तो मैंने आपको बताया आपने क्या करना है, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, है ना, तो टू में क्या होगा, जो पैसा आपने नहीं दिया, ठीक है, टू शेयर, मान लो आपने अलॉटमेंट नहीं दी, टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, तो जो अलॉटमेंट का पैसा है वो इसमें आ जाएगा। टू शेयर फर्स्ट कॉल नहीं दी थी आपने, तो टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट, वो पैसा वहां आ जाएगा, तो इसको भी हम क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे। शेयर फॉर फीचर क्या होता है, शेयर फॉर फीचर में वो पैसे आएंगे जो वो पे कर चुका है, जो वो पे कर चुका है। देखिए बेटा, जो पे नहीं होता उसको तो उसके नाम से लिखा जाता है, जैसे टू शेयर अलॉटमेंट, टू शेयर फर्स्ट कॉल, टू शेयर फाइनल कॉल। मान लो वो एप्लीकेशन मनी दे चुका है तो हम टू शेयर एप्लीकेशन नहीं लिखेंगे, हम लिखेंगे टू शेयर फॉर फीचर अकाउंट, ठीक है, जो पैसा वो दे चुका है उसको टू शेयर फॉर फीचर अकाउंट के साथ लिखा जाएगा। अब हम बात करते हैं फॉर फीचर ऑफ शेयर्स विच वर इशूड एट पार। फॉर फीचर की जब हम बात करते हैं, एंट्रीज की जब हम बात करते हैं, ये मैंने एक एग्जांपल मेंशन किया है, ये इसकी एंट्री है। तो फॉर फीचर को हम कर सकते हैं उन शेयर्स का जो पार पे इशू हुए थे, एंड फॉर फीचर ऑफ शेयर्स विच वर इशूड एट प्रीमियम, या जो प्रीमियम पे इशू हुए थे। आप सब जानते हैं ना कि शेयर्स डिस्काउंट पे इशू नहीं होते, जानते हैं ना बच्चों। तो हम दो ही पॉइंट्स यहाँ डिस्कस करेंगे, उन शेयर्स को जब्त करना जो पार पे इशू किए गए थे, या उन शेयर्स को जब्त करना जो प्रीमियम पे इशू किए गए थे। अब पार का मतलब आप समझते हो ना,
कि 10 रुपए की फेस वैल्यू थी और 10 रुपए का ही शेयर होल्डर को दिया था, तो ऐसे शेयर्स को फॉरफिट करने पे एंट्री क्या होती है? देखिए, सबसे पहले तो मैंने आपको बता दिया है बार बार, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट। इसे डेबिट क्यों किया गया है बेटा? क्यों किया गया है? मैंने अभी आपको समझाया था कि फॉरफीचर के समय शेयर कैपिटल को रिड्यूस करना पड़ता है, इसलिए हम शेयर कैपिटल अकाउंट को डेबिट करते हैं उस अमाउंट के साथ विच हैज बीन कॉल्ड अप सो फार ऑन द फॉरफिटेड शेयर्स। ठीक है, जो अभी तक कॉल्ड अप किया है ना, उससे इसको मल्टीप्लाई करके यहां लिखा जाएगा। उसके बाद आते हैं टू शेयर फॉरफीचर अकाउंट। बेटा ये मैंने आपको बताया ना, जो पेड अप अमाउंट होता है, जो शेयर होल्डर पे कर चुका होता है। मान लो उसने एप्लीकेशन मनी दे दी, तो यहाँ पे एप्लीकेशन मनी का पैसा आएगा, पर मैंने यहाँ टू शेयर एप्लीकेशन नहीं लिखना। जो पैसा मुझे पेड अप अमाउंट होता है ना, उस सारे पैसे को हम फॉरफीचर अकाउंट में डालते हैं। ठीक है बेटे, कहाँ डालते हैं? फॉरफीचर अकाउंट में डालते हैं। टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, टू शेयर अलॉटमेंट, जो पैसा नहीं पे होता उसको नाम से लिखा जाता है, अनपेड अमाउंट को इंडिविजुअली नाम से लिखा जाता है। जैसे अलॉटमेंट का नहीं दिया, मान लो टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। मान लो फर्स्ट कॉल का नहीं दिया तो टू शेयर फर्स्ट कॉल, सेकंड कॉल का नहीं दिया टू शेयर सेकंड कॉल, थर्ड कॉल का नहीं दिया टू शेयर फाइनल कॉल। ठीक है बच्चे, इंडिविजुअली लिखा जाएगा, अलग अलग। क्लियर है प्यारे बच्चों? नेक्स्ट चलते हैं, लेट्स कम। गोपाल के पास 100 शेयर्स हैं, 10 ईच होल्डिंग है इसके पास है, ऑन विच ही हैड पेड 5 ऑन एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट। उसने 5 रुपए दे दिए। बेटा जो दे देते हैं उसको किस नाम से लिखते हैं? सोचो सोचो। वेरी गुड, उसको लिखते हैं टू शेयर फॉरफीचर अकाउंट के नाम से। 5 रुपए दे दिए, 100 का एक शेयर था, तो 500 रुपए आपका यहाँ पे अमाउंट आ गया। नोट पेड ₹2 ऑन फर्स्ट कॉल, फर्स्ट कॉल के 2 रुपए नहीं दिए, फर्स्ट कॉल के 2 रुपए नहीं दिए, तो टू शेयर फर्स्ट कॉल 100 इंटू 2 200। डायरेक्टर्स फॉरफिटेड शेयर्स पास द जनरल एंट्रीज। बेटे अभी ना इस क्वेश्चन में मैं ये लाइन लिखना भूल गई हूं, पर मुझे यहाँ लिखना चाहिए था कि अभी 3 रुपए जो फाइनल कॉल किया ना, वो कॉल्ड ही नहीं करे। ठीक है, कॉल्ड ही नहीं किए। हम इस क्वेश्चन में ये एज्यूम करके चल रहे हैं कि 3 रुपए अभी कंपनी ने कॉल्ड नहीं किए, तो इसलिए यहां पर क्या आया? 100 इंटू 7, दैट इज 700। समझ आ गया? मुझे आपके चेहरों की हंसी महसूस हो रही है कि नाउ द कॉन्सेप्ट इज वेरी वेरी क्लियर टू यू। कम टू द नेक्स्ट पॉइंट, कि अब हम फॉरफिट कर रहे हैं शेयर्स को विच आर इशूड एट प्रीमियम, जिनको प्रीमियम पे इशू किया गया था उसमें। बेटा जब हम प्रीमियम की बात करते हैं ना, तो बेटा जब शेयर्स प्रीमियम पे इशू हुए थे, उन शेयर्स को जब्त करना है। प्रीमियम पे इशू हुए, प्रीमियम क्या होता है कंपनी के लिए? एक कंपनी 10 रुपए की फेस वैल्यू की चीज 12 रुपए में शेयर होल्डर को दे रही है, तो जो 2 रुपए का कंपनी को ये प्रॉफिट है, क्या है बेटा? प्रॉफिट है। तो कंपनी इसको क्या करती है? टू सिक्योरिटी प्रीमियम। ठीक है ना? टू सिक्योरिटी प्रीमियम, जब कंपनी अपनी एंट्री पास करती है तो कंपनी इसको इस तरीके से लिखती है। ठीक है बच्चे, चलो अब हम फॉर फीचर की बात करते हैं। अभी तक तो मैं इशू की बात कर रही थी। तो देखो इसके अंदर 2 पॉसिबिलिटीज हैं, बड़े ध्यान से समझना, अपने ब्रेन को मेरी स्लाइड के ऊपर लगा दो। 2 पॉसिबिलिटीज हैं। एक, आपका फॉरफीचर तब हुआ है जब प्रीमियम रिसीव हो चुका था। इसका मतलब क्या है? कि आपने मान लो प्रीमियम अलॉटमेंट पे था, मान लो आपने एप्लीकेशन मनी कंपनी को पे कर दी, आपने अलॉटमेंट मनी कंपनी को पे कर दी, अलॉटमेंट पे प्रीमियम था, आपने कंपनी को प्रीमियम भी दे दिया। कंपनी के पास एप्लीकेशन मनी आ गई, अलॉटमेंट मनी आ गई, प्रीमियम भी आ गया, तीनों चीजें आपकी आ गई हैं। अब फर्स्ट कॉल आप नहीं दे पाए, यानी प्रीमियम मिलने के बाद फॉरफीचर हो रहा है। ठीक है ना? आप फर्स्ट कॉल नहीं दे पाए, तो कंपनी ना तो आपकी एप्लीकेशन मनी लौटाएगी, ना आपका अलॉटमेंट मनी लौटाएगी, और ना ही आपका प्रीमियम लौटाएगी। तो उस केस में जनरल एंट्री अलग होती है बेटा। अगर आपने अभी प्रीमियम नहीं दिया, मान लो आपने सिर्फ एप्लीकेशन मनी पे करी और अलॉटमेंट के समय पर ही, अलॉटमेंट के समय पर ही, अभी आपने अलॉटमेंट पे नहीं किया था, आपने प्रीमियम नहीं दिया था, और आपने अलॉटमेंट दिया ही नहीं, प्रीमियम पे ही नहीं किया। ठीक है ना बेटा? आपने अलॉटमेंट नहीं दिया, प्रीमियम भी पे नहीं किया, तो फिर उस केस में जो जनरल एंट्री होती है बेटा, वो क्या होती है?
अलग होती है। ठीक है, तो हम चलते हैं आगे नेक्स्ट पे, कैसी कैसी एंट्री होती है। व्हेन द फॉरफीचर टेक प्लेस आफ्टर द प्रीमियम इज रिसीव्ड। बेटे अगर तो आपने प्रीमियम पे कर दिया तो कंपनी कह रही है मुझे कोई लेना देना नहीं है, मैं तो कुछ रिफंड करूंगी ही नहीं। कंपनी कुछ भी रिफंड नहीं करेगी। किस सेक्शन के अंतर्गत? 52, सेक्शन 52 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013 के अकॉर्डिंगली वो आपका सिक्योरिटी प्रीमियम जो है विल नॉट बी डेबिटेड, वो डेबिट नहीं करेगी क्योंकि उसने आपको रिटर्न करना ही नहीं है। ठीक है, तो एंट्री क्या होगी? शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, क्योंकि आपकी शेयर कैपिटल क्या हो रही है? रिड्यूस हो रही है। ठीक है, इसलिए शेयर कैपिटल को डेबिट कर दिया। टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, आपने मान लीजिए अलॉटमेंट मनी नहीं दिया, ठीक है, टू फर्स्ट कॉल नहीं दिया, टू शेयर फॉर फीचर अगर मान लो आपने कुछ पे कर दिया है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट आइए बेटा, व्हेन फॉर फीचर टेक प्लेस बिफोर द प्रीमियम इज रिसीव्ड। लेकिन अगर बिफोर, प्रीमियम मिलने से पहले ही ऐसा हो गया तो कंपनी क्या करेगी? शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट। 2 मिनट के लिए इसको मैं छोड़ रही हूँ, इसको मैं बाद में समझाऊंगी सिक्योरिटी प्रीमियम को मैंने डेबिट क्यों किया। ठीक है, अब मान लीजिए आपने अलॉटमेंट मनी पे नहीं करी, टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट यहां आ गया। ठीक है, आपने अलॉटमेंट में क्या क्या देना था बेटा? आपने अलॉटमेंट, मान लो अलॉटमेंट का अमाउंट देना था प्लस प्रीमियम देना था, तो मान लो 3 + 2 का प्रीमियम था 5 रुपीज थे लेटेस्टिक, तो आपने 5 रुपीज से यहाँ पे अमाउंट को 5 × 100 शेयर्स थे तो 500 आपने यहाँ लिख दिया। ठीक है, लेकिन अब इसके अंदर तो प्रीमियम है, अगर आपने एक बार प्रीमियम के अमाउंट को क्रेडिट कर दिया है बेटा तो आपको डेबिट भी तो करना पड़ेगा, है ना बच्चे? तो हमने यहाँ प्रीमियम के अमाउंट को डेबिट किया, टू फॉर फीचर टू फर्स्ट कॉल, ये सेम रहेगा बाकी। अब मैं आपको एक सॉल्व्ड एग्जांपल के थ्रू बहुत स्लोली समझाऊंगी जितना मैंने आपको एक्सप्लेन किया है। ABC लिमिटेड, ठीक है, चलो अब हम बिल्कुल एक छोटे बच्चों की तरह इस क्वेश्चन को आसानी से समझते हैं। देखिए बेटा, ABC लिमिटेड के पास 10,000 इक्विटी शेयर्स थे, 10 रुपए का एक शेयर था जिसमें से प्रीमियम था 2 रुपीज का। अमाउंट पे किया 4 रुपीज पर शेयर एप्लीकेशन पे, अलॉटमेंट पे था 5 रुपीज और 3 रुपीज था फर्स्ट कॉल और फाइनल कॉल पे। देखिए बट टोटल करें एक बार बच्चे, 4 प्रीमियम को हटा दो एक बारी, 4 और 3 7, 7 और 3 10, और 10 रुपए का ही तो शेयर था। ठीक है बेटा, तो अब हम आगे चलते हैं। इसके बाद इसमें क्या क्या केसेस हैं, ठीक है, देखते हैं आगे। कि कंपनी ने 200 शेयर दिए मिस्टर गौरव को। अब ये मिस्टर गौरव के लिए हमने एंट्रीज पास करनी है। अब पहला केस क्या है? पहला केस ये है कि गौरव ना अलॉटमेंट मनी देने में फेल हो गया, तो कंपनी ने क्या कर लिया? इसके शेयर को फॉरफिट कर लिया। दूसरा क्या है? गौरव फर्स्ट कॉल और फाइनल कॉल देने में फेल हो गया, मतलब उसने अलॉटमेंट तो दे दी है। तो हम दोनों केसेस की अलग अलग एंट्री पास करेंगे। समझ आ गया बच्चों? चलो आ जाओ करते हैं। तो सबसे पहले बेटा हमने क्या डिस्कस किया? देखो 200 शेयर थे, 10 रुपए का एक शेयर था, एप्लीकेशन क्या थी? 4 रुपए, अलॉटमेंट क्या है? 5, जिसमें 3 + 2 प्रीमियम, फर्स्ट कॉल और फाइनल कॉल क्या है बेटा? 3। तो सबसे पहले हम एंट्री क्या पास करेंगे? इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, 200 शेयर्स 10 का ईच। तो बेटा ये समझ आया सबको? तो ये हमारे पास हो गया बेटा 2000। ठीक है, उसके बाद अब ये बिफोर वाला केस था, ठीक है, ये वाला कौन सा केस था कि कंपनी क्या पे नहीं कर पाई? इस केस के अंदर कंपनी, इस केस के अंदर देखिए मैं आपको पीछे से फिर से रीड करवाती हूँ कि कंपनी क्या नहीं कर पाई थी। केस नंबर 1 देखिए, केस नंबर 1 क्या था? कंपनी अलॉटमेंट मनी देने में फेल हो गई, कंपनी अलॉटमेंट मनी देने में फेल हो गई। अब अलॉटमेंट नहीं दिया, अलॉटमेंट कंपनी ने नहीं दिया, तो अलॉटमेंट नहीं दिया बेटा, तो यानी टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट नाम से लिखेंगे हम। फर्स्ट कॉल फाइनल कॉल भी नहीं दिया होगा, इसका मतलब टू शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। अलॉटमेंट कितना है बेटा? देखना एक बार, पूरे अमाउंट से जाएगा, 200 × 5। फर्स्ट कॉल और फाइनल कॉल कितना है? 200 × में 3, तो 200 × 5 एंड 200 × 3, ये क्रेडिट हो गया बेटा आपके यहाँ पे। ठीक है, पक्का सबको समझ आया? अब अलॉटमेंट नहीं दे पाई, एप्लीकेशन तो उसने इसका मतलब दे दिया है ना, दे दिया है, कुछ नहीं मेंशन तो दे दिया है। तो टू शेयर फॉर फीचर के अंदर क्या लिखेंगे? एप्लीकेशन का अमाउंट। एप्लीकेशन कितना है? 200 × 4, दैट इज 800। तो बेटा ये तीनों तो आपको समझ आ गए अच्छे से। अब यहाँ पे मैंने अगर अलॉटमेंट के अंदर प्रीमियम के अमाउंट को क्रेडिट किया है तो मुझे डेबिट तो करना पड़ेगा बेटा उसको। 200 × में 2, 400, ठीक है।
क्योंकि हमारा जो अकाउंट्स होते हैं वो डबल एंट्री सिस्टम पर बेस्ड होते हैं। इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट कितने के शेयर्स हैं बेटा? 200 इंटू में 10, 200 इंटू में 10, 2000 रुपीज। ठीक है, तो बेटा यहाँ था आपका ये क्वेश्चन था, आपको समझ आ गया है? ठीक है, तो हम being 200 shares forfeited for known payment of allotment of first and final call। अब केस नंबर 2 जिसमें वो फर्स्ट और फाइनल कॉल नहीं दे पाया था, तो हम नहीं दे पाए थे तो हम उसका नाम लिखेंगे टू फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट, 200 इंटू में 3। ठीक है ना बेटा, अगर वो नहीं दे पाए तो हम उसका क्या लिखेंगे? 200 इंटू में 3। जो मिल गया उसको क्या लिखेंगे? 200 इंटू में 7 सीधा। और इक्विटी शेयर कैपिटल 200 इंटू में 10। क्लियर है बच्चों? इसके साथ हम बढ़ते हैं एक प्रैक्टिस क्वेश्चन की तरफ, जो मैंने आपको प्रैक्टिस के लिए दिया है। तो अब आप क्या करेंगे? इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ये सेम क्वेश्चन है, बस पॉइंट्स अलग है। केस 1 केस 2 नाम अलग है, फिगर्स अलग है, अदरवाइज द टाइप ऑफ क्वेश्चन इज सेम। तो बच्चे अब मैंने आपको एक प्रैक्टिस क्वेश्चन दिया है, आप कमेंट बॉक्स में इसका आंसर लिख के देंगे मुझे, इसको सॉल्व करेंगे। और इन केस यू आर फीलिंग एनी क्वेरी यू कैन कमेंट ऑन माय box. So hope so now the forfeiture is much more clearer to you. Thank you for listening me patiently, my super talented students. Don't forget to like, comment and share. For more videos of forfeiture of shares, subscribe my channel. Bye bye. Take care.